आज सपना के देवर की शादी थी। सपना एक बहू और एक भाभी का फर्ज निभा रही थी, पर भाभी का बेमन से, क्योंकि सपना को पता था उसके ससुराल में उसकी और उसके पति की क्या औकात है। सपना का बिल्कुल मन नहीं था कि वह देवर की शादी में कोई भी काम करे, पर दुनिया उसे ही गलत समझती। देवर की बारात निकल चुकी थी। सपना भी बारात में शामिल थी। बारात को लड़की वालों के शहर पहुंचने में कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लगता है। सपना काफी थक चुकी थी, तो वह चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई और पुरानी बातों को याद करने लगी, जिसे याद करके उसका मन घृणा से भर जाता है। आज से 3 साल पहले सपना इस घर की बहू बनकर आई थी। सपना का पति बहुत ही अच्छा था और उसे बहुत मानता था, लेकिन जब वह ससुराल आई तो उसने देखा कि उसके सास ससुर का स्वभाव बहुत ही बुरा है और उसकी एक शादीशुदा ननद भी, जो कि रिश्ते में तो छोटी थी पर बहुत ही मुंहफट और बदतमीज थी। हालांकि सपना की शादी तय होने से पहले कुछ रिश्तेदार और पड़ोसियों ने सपना के माता पिता को बताया था कि लड़का तो बहुत ही अच्छा है, पर उसके माता पिता और बहन का स्वभाव बहुत ही बुरा है। बहन तो चलो शादीशुदा है, मिलना ही कितना होगा, और सपना का देवर भी बहुत तेज था, लेकिन दिखता नहीं था। सपना जैसे ही विदा होकर ससुराल आई थी, अपने ननद की तीखी मिर्ची वाली बातों से समझ गई थी कि वह बहुत ही बदतमीज किस्म की औरत है और उसे बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। और वह यह भी समझ गई थी कि उसके सास ससुर अपनी बेटी की बदतमीजी को सही मानते हैं, क्योंकि वह घर की इकलौती बेटी थी। सपना के माता पिता को लगा था कि चलो शादी कर देते हैं, कौन सा सपना को ससुराल में रहना है, वह तो अपने पति के साथ चली जाएगी, कुछ दिन तो वह जेल ही सकती है। यह सोचकर सपना के माता पिता ने उस घर में उसकी शादी कर दी थी, यह जानते हुए कि उस घर में सास ससुर बहुत ही बुरे स्वभाव के हैं। सपना को याद आने लगा कि कैसे उसके ससुराल आते ही उसकी ननद ने उसका सारा सामान खोलकर तितर बितर कर दिया था और उसमें से जो भी मेकअप, बैग, पर्स, सूट, साड़ियाँ उसे पसंद आ रही थी, वह सब बाहर रख ले रही थी बिना अपनी भाभी से पूछे। सपना को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, यहाँ तक कि सपना के ननद ने अपनी भाभी के 2-4 सोने के जेवर भी रख लिए, जो कि उसके मायके के थे, वह भी भाभी से पूछे बिना। कपड़े और सामान के लिए तो सपना ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जेवर का इस तरह से ले लेना सपना को बहुत बुरा लगा, क्योंकि जेवर माँ बाप कितनी मेहनत से पैसे जमा करके बेटी को देते हैं। इसीलिए अपने जेवरों के लिए सपना ने मुंह खोल दिया था और बोला था कि दीदी, यह जेवर मत लीजिए, मेरे मम्मी पापा ने बहुत प्यार से मेरे लिए बनवाए हैं। तो ननद ने हंगामा मचा दिया था कि देखो, आज ही विदा होकर आई और तेवर तो देखो, इस घर की मालकिन बन रही है, ननद का हक होता है, यह इसे पता ही नहीं। सपना ने बोला, हाँ दीदी, मुझे पता है ननद का हक होता है, इसीलिए तो आपने मुझसे पीछे बिना मेरे सारे सामान को खोल दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन यह जेवर मेरे पापा की मेहनत के पैसे का बना हुआ है और यह मैं आपको नहीं दे सकती। आपको जो नेक मेरे मायके से आया है वह अलग ट्रॉली में रखा हुआ है। सपना का इतना बोलना था कि सपना की ननद ने बहुत बड़ा बवाल मचा दिया था। उसके साथ साथ नंदोई ने भी आग में डी डालने का काम किया था। सासू जी, आपकी बहू ने तो आते ही हमारी बेइज्जती कर दी, अब तो मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा, और पता नहीं क्या क्या। इस पर सपना की सास ने नई नवेली दुल्हन को रूप में आकर बहुत डांट लगाई और बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी और दामाद से बदतमीजी करने की, तुरंत चलकर मेरी बेटी दामाद से माफ़ी मांग। सपना को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया है। उसने अपने पति की ओर देखा
उसके पति को अपनी बहन और बाकी घर वालों का स्वभाव बहुत अच्छे से पता था। इसीलिए वह अपनी माँ से बोला, माँ तुम अपनी बेटी को समझा दो, अभी भी खुद को छोटी बच्ची समझती है क्या? उसको इतनी भी अकल नहीं है कि किसी का सम्मान उससे पूछे बिना नहीं लिया जाता। सपना कोई माफ़ी नहीं मांगेगी तुम्हारी बेटी दामाद से, उसने कोई बदतमीजी नहीं की है और अब वह मेरी धर्मपत्नी है, तो सपना की इज्जत मेरी इज्जत है और मैं अपनी पत्नी की इज्जत कम नहीं होने दे सकता, वह भी बिना किसी गलती के। और जाकर अपनी बेटी दामाद को समझा दो कि मेरी पत्नी से दूर रहे। अब तो सपना के पति की बातें सुनकर पूरे घर में हंगामा मच गया। सास ससुर देवर ननद नंदोई सब एक साथ चिल्लाने लगे कि देखो आज विदा होकर आई लड़की ने आते ही घर में लड़ाई करवा दी और आज ही आई इस लड़की के लिए बेटा माँ बाप भाई बहन बहनोई सबके खिलाफ हो गया। तो सपना के पति ने बोला, यह कोई लड़की नहीं मेरी धर्मपत्नी है, शादी की है मैंने इससे, तो इसके साथ तो कुछ गलत मैं होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कहकर वह सपना को अपने रूम में लेकर चला गया और उसके बाद माता पिता भाई बहन सब देखते रह गए और फिर 2 घंटे तक सपना पुराण चला। उस दिन के बाद से सपना और उसके पति की उस घर में कोई इज्जत नहीं रह गई थी। कोई उन्हें कुछ नहीं समझता था, लेकिन इससे सपना के पति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बोलता था, जिसे जो करना है करे, जो गलत है वह गलत है और मैं गलत का साथ नहीं देने वाला और मैं अपनी पत्नी का साथ क्यों ना दूं। लेकिन इसके साथ ही साथ सपना के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत भी आ गई थी। वह हर वक्त सास ससुर उसे कुछ ना कुछ ताना मारते ही रहते, लेकिन सपना अपने पति को हर बात नहीं बताती थी। यदि 1 गिलास पानी भी वह अपनी सास को देती तो उसने भी 10 कमियां निकाल देती थी। ननद ने तो कभी सीधे मुंह से बात ही नहीं की। उसके बाद सपना के पति का अपनी नौकरी पर वापस जाने का समय आ गया। वो सपना को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी सास ने यह बोलकर कि तुरंत नई बहू को लेकर जाना सही नहीं है, कम से कम 2 महीने यहाँ रहने दो, कहकर सपना को नहीं जाने दिया और यह 2 महीने सपना के लिए काल बन गए। सपना 2 महीने तक वहीं रहेगी। यह सुनकर ननद भी अपने ससुराल नहीं गई और बोली, मैं भी 2 महीने भाभी के साथ रह लेती हूँ, फिर पता नहीं कब मौका मिले। और सपना का पति और देवर अपनी नौकरी पर चले गए। अब तो सास ससुर और ननद ने मिलकर सपना को बहुत ज़्यादा सताना शुरू कर दिया। अब सपना के ससुराल वालों को पता था कि सपना का साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए वह सब मिलकर सपना को बुरी तरह से परेशान करने लगे। घर का सारा काम सास और ननद ने अब सपना के सिर पर डाल दिया था और बात बात पर उसे ताना मारती। और यदि सपना फोन पर किसी से बातें कर रही होती तो उसके ससुर जी पूरे घर में जोर जोर से चिल्लाते हैं कि पता नहीं किससे बात करती रहती है, कैसा चरित्र है हमारी बहू का, इतनी बातें भला कौन करता है, फोन के दूसरे साइड कौन है, किसने देखा। यह सब सुनकर सपना के तन बदन में आग लग जाती। उसे लगता वह तुरंत यहाँ से चली जाए, लेकिन वह अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी और सोचा चलो 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद तो सब ठीक हो जाएगा। सपना विरोध भी करना चाहती तो कर नहीं पाती, क्योंकि वह तीनों मिलकर एक हो जाते और उसे अकेला कर देते। इसीलिए उसकी बातों का कोई मूल्य नहीं रह गया था। सपना के घर की काम वाली रोज यह सब देखती थी और बोलती थी यह गंदे लोग हैं। कभी सपना की सास ननद बोलती कि इसे खाना बनाना नहीं आता, कभी बोलते इसे खाना खाना नहीं आता, कभी उसके ससुर बोलते कि इसे दूसरों के सामने बात करने की तमीज़ नहीं है, बस नाम की डिग्री ले रखी है, पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं है, पैसे देकर डिग्री खरीदी होगी, वगैरह वगैरह बोलकर उसे बेइज्जत करने की कोई कसर नहीं छोड़ते थे।
सपना का मन होता कि वह इनका मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन वह अकेले बवाल नहीं करना चाहती थी। 1-2 दिन तो हद ही हो गई। सपना की सास ने उसे बाथरूम में गर्म पानी रखने को कहा। सपना ने बाथरूम में गर्म पानी रख दिया तो बोली, जानबूझकर मुझे जलाने के लिए इतना गर्म पानी रखा था क्या? मेरे तो दिल किया कि वह गर्म बाल्टी तेरे ऊपर ही लाकर डाल दूं। अब सपना के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वह अपनी सासू माँ की तरफ घूरते हुए चिल्लाकर बोली, हिम्मत है तो डालकर देखिए, फिर देखिए मैं क्या करती हूँ। समझ क्या रखा है तुम सब ने मुझे? अरे मेरे साथ कुछ करके तो देखो, फिर पता चलेगा मैं क्या हूँ। आज सपना ने पूरा रुद्र रूप अपना लिया था। सपना की ननद बोली, ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम अकेली हो, समझी ना? तुम्हारा साथ देने वाला तुम्हारा पति यहाँ पर नहीं है। तो सपना बोली, ननद रानी, मैं अकेले ही तुम तीनों के लिए काफ़ी हूँ, सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सपना की आंखें देखकर सास ससुर और ननद को डर लगा कि अभी वह कुछ भी कर सकती है, इसीलिए उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। सपना सीधा अपने रूम में गई और जोर से अपने रूम का दरवाज़ा बंद किया और सीधा अपने पति को फ़ोन लगाया और बोली, मैं इन लोगों के साथ इस घर में नहीं रह सकती, तुरंत आकर मुझे लेकर जाओ। फ़ोन पर मैं सारी बातें नहीं बता सकती, बस इतना जान लो, तुम्हारे माँ बाप और बहन इंसान नहीं हैं और मैं उनके साथ रही तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। सपना के पति को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। वह बोला, चिंता मत करो, मैं कल आता हूँ। अगले ही दिन सपना का पति आ गया और बोला, मैं सपना को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। माँ ने बोला, पागल हो गया क्या? मैंने बोला था ना 2 महीने वो यही रहेगी। तो उसके पति ने बोला, नहीं, वह मेरी पत्नी है और वह मेरे साथ रहेगी और इसके लिए मुझे किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और वह सपना को लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद एक अनजानी सी दुश्मनी सपना और उसके सास ससुर और नंद और देवर में हमेशा से बनी रही, जो आज भी कायम है। इसके बाद यदि सपना और उसके पति 2 दिनों के लिए भी वहां गए तो लोगों ने बात बात पर उन दोनों को ताने मारे और बेइज्जती की कि 2 दिन भी उनके वहां रुकना मुश्किल कर दिया। उन्हें घर की कोई बातें नहीं बताते थे, किसी फैसले में उन्हें शामिल नहीं करते, पर हाँ, यह उम्मीद ज़रूर करते थे कि बहू आई है तो सारा घर अपने कंधों पर संभाल ले। सपना यदि 2 दिन के लिए भी जाती तो उसके ऊपर सारे घर का काम पड़ जाता था। कोई कुछ नहीं करता। सपना और उसका पति सिर्फ एक नाम का रिश्ता निभा रहे थे और उसके सास ससुर देवर ननद एक स्वार्थ का रिश्ता निभा रहे थे और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। साथ ही साथ सपना की सास पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर सपना और उसके पति की बुराई भी करते थे, लेकिन मोहल्ले वाले पहले से जानते थे कि यह लोग कैसे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि गलती किसकी होगी। इसीलिए सपना और उसके पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार तो हद ही हो गई। सपना माँ बन चुकी थी और अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर कोई रस्म निभाने के लिए ससुराल आई थी। सपना के ससुराल वाले इतने बेकार थे कि उन्हें यह भी नहीं दिख रहा था कि सपना का इतना छोटा बच्चा है जिसे माँ के देखभाल की ज़रूरत है। उन्होंने सपना के सिर पर सारे घर की जिम्मेदारी डाल दी और उसके बच्चे को भी कोई नहीं पकड़ता था। अब अपना बच्चा देखे या घर, और बच्चा भूख से रोता था पर उसे दूध पिलाने का वक्त नहीं होता था। उन लोगों को यह भी नहीं दिखता था कि वह बच्चा उनका अपना पोता है, उनका अपना खून है। उनके लिए तो बस अपनी बेटी के बच्चे अपने थे और उनके अपने दोनों बच्चे, उनकी बेटी और उनका छोटा बेटा जो कि उन्हीं की तरह मक्कार थे, वह उनके अपने थे। और क्योंकि बड़ा बेटा उनके जैसी गंदी फितरत का नहीं था और अच्छे स्वभाव का था, इसीलिए वह कभी भी उनका अपना नहीं था और ना हो सकता था। तो फिर उसके बीवी बच्चे उनके अपने कैसे हो सकते हैं?
अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाने के कारण सपना और उसके पति ने तय किया कि वह यहाँ नहीं रहेंगे। चाहे कोई भी रस्म हो, उनके लिए पहले उनका बच्चा ज़रूरी है और वह वहाँ से चले गए। सपना के सास ससुर हंगामा करते रहे पर उन्होंने उनकी एक ना सुनी और बोले, जब बाप लोगों को हमारे बच्चे की कोई कदर ही नहीं तो उसके लिए रस्म करने से क्या फ़ायदा। हम जा रहे हैं, हमारे लिए हमारा बच्चा पहले ज़रूरी है। अब तो सपना के सास ससुर अपनी बहू से और भी ज़्यादा नफरत करने लगे। उसके बाद सपना और उसके पति कभी भी वहां नहीं गए। आज 3 साल के बाद वह अपने घर आए थे, वह भी छोटे भाई की शादी में, जो कि उसके माँ बाप ने उन्हें बिना कुछ बताए चोरी छुपे तय कर दी थी और उन्हें आखिरी के 1 हफ्तों में बताया था कि तुम्हारे छोटे भाई की शादी है। सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा था सपना और उसके पति को कि घर में छोटे बेटे की शादी है और घर के बड़े बेटे और बहू को ही मेहमानों की तरह बताया जा रहा है। उन्हें कुछ पता ही नहीं लगने दिया गया। सपना का पति तो वहां जाना भी नहीं चाहता था। बोला कि जब मुझे बताया ही नहीं है तो मैं वहां क्यों जाऊं। लेकिन सपना ने बोला, जाने दो, आज तक कौन सा हमारे साथ उन्होंने अच्छा किया है जो अब करेंगे। हमें कौन सा उस परिवार का सदस्य समझा जाता है। जाने दो, तुम्हारे भाई की शादी है, वह फर्ज भी निभा देते हैं ताकि कुछ बोलने को ना बचे। उसके बाद तो मैं भी वहाँ कभी नहीं जाने वाली, क्योंकि वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। भूल जाओ तुम्हारी भी कोई ज़िंदगी है और उनके नौकर बनकर हो। सपना और उसका पति 1 हफ्ते पहले अपने घर आ गए और जैसा कि हर बार होता था, सपना के आते ही घर के सारे काम सपना के सिर पर डाल दिए गए, जिसे करते करते वह बुरी तरह से थक जाती। हाँ, घर के मुख्य फैसले और शॉपिंग करने की जिम्मेदारी उसकी ननद से कराते थे, आखिर मालकिन जो थी घर की। लेकिन सपना ने सोचा, छोड़ो, कुछ दिनों की बात है, मुझे क्या लेना देना, जिसे जो करना है करे। हाँ, लेकिन सपना अपने बच्चे का पूरा ध्यान रख रही थी। यही सोचते सोचते सपना की नींद खुल गई और उसने देखा कि बस अब बारात अपनी जगह पर पहुंच ही वाली है। सपना ने सोचा, चलो अब शादी हो जाए तो उसके बाद मैं भी अपने घर जाऊं, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा दिन तक रहना मतलब सर दर्द और परेशानियां हैं। सपना को और अधिक दुखी करने के लिए सहवाले के रूप में ननद के बेटे को बिठाया गया था, जबकि घर में सबसे छोटा सपना का बेटा था और सहबाला उसे बनाना चाहिए था। ननद मजे से अपने 10 साल के बेटे को लेकर दूल्हे की कार में बैठी हुई थी, क्योंकि वह सहवाला था, और सपना अपने छोटे बच्चे को लेकर पीछे बस में बैठी हुई थी। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि इतना छोटा बच्चा बस में कितना परेशान करेगा, क्योंकि यह सब कुछ तो जानबूझकर सपना को बेइज्जत करने के लिए किया गया था। लेकिन सपना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए भी अब उसके ससुराल वाले कोई मायने नहीं रखते थे। वह तो बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी। खैर, बारात अब जगह पर पहुंच चुकी थी। बारात में सपना की सास नहीं आई थी, वह घर पर ही दुल्हन के स्वागत के लिए रुकी थी। सपना के देवर और ननद ने लड़की वालों के सामने काफ़ी ड्रामा किए थे और लड़की वालों को यह समझ में आ चुका था कि यह कितने अच्छे लोग हैं, और यह सारी नौटंकियों के साथ लड़की विदा होकर अपने ससुराल के लिए निकल चुकी थी। और फिर जब घर की छोटी बहू गोरी अपने ससुराल पहुंची तो उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ जो कि सपना के साथ हुआ था। लेकिन सपना को बहुत अच्छे से पता था कि उसका देवर उसके पति के जैसा अच्छे स्वभाव का नहीं है, बल्कि अपने माता पिता और बहन के जैसा धृत्य है, और वह अपनी पत्नी का साथ कभी नहीं देगा।
और वही हुआ। उसके माता पिता और बहन के साथ साथ उसका पति भी उसे परेशान करने लगा। सपना को आज अपनी देवरानी के लिए बहुत तरस आ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका साथ देने के लिए तो उसका पति हर कदम पर उसके साथ खड़ा था, और अब इस बेचारी का क्या होगा। इसका तो पति भी इन्हीं की तरह राक्षस हैं। इसका तो जीवन मुश्किल हो चुका है। अगले दिन देवरानी ने दवी जवान में घर वालों के बारे में पूछा तो सपना ने सारी सच्चाई बता दी और बोला कि मैं तो भाग्यशाली थी कि मेरा पति अच्छा था, लेकिन तुम्हारा पति उन्हीं के जैसा है। इस घर में रहकर जीवन कटना बहुत मुश्किल है। शायद जब तुम अपने पति के साथ उसकी नौकरी वाली जगह पर चली जाओ तब कुछ शांति मिल जाएगी, क्योंकि इस घर में तो बहू की कोई औकात नहीं है, और यदि बहू का साथ उसका पति दे दे तो फिर बेटे की भी कोई औकात नहीं है, जैसे मेरी पति की नहीं है पर तुम्हारे पति की है, क्योंकि वह अपने माँ बाप के साथ हर कुकर्म में शामिल रहता है। और उसकी देवरानी गौरी को भी अब सारी बातें समझ में आ चुकी थी। गौरी ने बोला, भाभी आप चिंता मत करो, आप अपने घर जाइए, इन लोगों को मैं देख लूंगी। इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, अभी यह मुझे ठीक से जानते नहीं हैं। सपना बोली, अच्छा ऐसा क्या करती हो तुम? तो गौरी बोली, मैं एक एनजीओ में काम करती थी और मेरा यही काम था कि जिन महिलाओं के साथ घरेलू उत्पीड़न होता है उन्हें कैसे उसे उत्पीड़न से छुटकारा दिलाना है, और मुझे सारे कानून भी पता है। मेरे ससुराल वालों को यह तो पता था कि मैं एक एनजीओ में काम करती थी। शादी के कुछ दिन पहले मैंने अपना काम छोड़ा है, लेकिन क्या इससे मेरी जानकारी और पहुंच कम हो गई है? कहकर गौरी हंसने लगी। देवरानी की बातें सुनकर आज सपना को समझ में आ चुका था कि अब शेर को शवा शेर मिल चुका है। अब इन लोगों की हेकड़ी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, इसीलिए वह खुशी खुशी अपने घर शहर चली गई। धीरे धीरे गौरी की शादी को 1 महीना बीत गया। एक दिन गौरी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी उसकी सास कमरे में आई और गौरी को उल्टा सीधा बोलने लगी। यह देखो महारानी यहाँ आराम फरमा रही है, जैसे इसके बाप ने इसके साथ नौकर चाकर भेजे हों। ऐसा कहते हुए सासू माँ ने गौरी को हाथ पकड़कर बिस्तर से खड़ा कर दिया। इस समय गौरी का पति और ननद भी कमरे में आ गए। गौरी बोली, सासू माँ मेरी तबीयत खराब है, मुझसे आप लोगों का खाना नहीं बनेगा। आज खाना आप खुद बना लो या अपनी बेटी से बनवा लो। वैसे भी ननद रानी बैठे बैठे करती ही क्या है सिवाय मुफ्त की रोटियां तोड़ने के। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में यह सब बोलने की? कहते हुए जैसे ही सासू ने गौरी की तरफ मारने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी गौरी ने अपनी सास का हाथ पकड़कर दूर झटक दिया और वह सोफे पर जा गिरी। चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, अगर एक उंगली भी मेरी तरफ बढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बड़ी बहू नहीं हूँ जो तुम सबको झेलती रही। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, और शायद तुम लोग भूल गए हो कि मैं एक एनजीओ में काम करती थी। मेरा काम तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने का ही था। अब मैं तुम लोगों को घरेलू उत्पीड़न के जुर्म में सजा दिलवाऊंगी। गौरी के मुंह से यह सब सुनकर ससुराल वालों के छक्के छूट गए। सास ससुर, ननद नंदोई और पति सब गौरी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हम फिर कभी आगे से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। बड़ी बहू को भी पूरा मान सम्मान देंगे। अपनी गलती मानते हुए गौरी ने उनको माफ कर दिया। इसके साथ ही उसने अपने ससुराल वालों को सख्त चेतावनी दी कि अगर वह लोग नहीं सुधरे तो अंजाम बुरा होगा। आज सपना के ससुराल वालों की अकड़ ठिकाने आ गई थी। नंदन रानी अपने पति और अपने सम्मान के साथ ससुराल वापस चली गई, क्योंकि अब उसे पता था कि मायके में उसकी एक भी नहीं चलने वाली। कुछ दिनों बाद फोन पर देवरानी ने बताया, दीदी अब आप जब चाहें इस घर में आकर जितने दिनों तक चाहें रह सकती हैं। किसी की कोई हिम्मत नहीं होगी कुछ भी कहने या करने की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी
कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।